अभी तक हमने जितना पढ़ा था उसके आगे चलते हैं और हम लोग आगे आज से जो बात करते हैं कि हम लोग अब आगे कैसे कुंडली में देखना है। डॉक्टर कृष्णा ने भी काफी चीजें पढ़ा डाली हैं आप लोगों को, तो उसके आगे के हम लोग बात करते हैं कि उसमें आगे कैसे हम देखेंगे और कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे अपने डिजीज डायग्नोसिस में। देखिए, डिजीज को जानने को बहुत से तरीके हैं, ठीक है, तो उन तरीकों पे भी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या तरीके हैं, किस तरह हम डिजीज को जानेंगे। यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो इस बात पे ज्यादा है कि हम कैसे इस चार्ट को होम्योपैथिक से रिलेट करें। ये इम्पोर्टेंट है, होम्योपैथी से रिलेट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि हम अगर डिटेल पढ़ते रहेंगे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है, उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को जो बेसिक हमने बता दिए, अब हमारा टॉपिक है कि कैसे उसको रिलेट करें, उसको कैसे आपस में उसको कोरिलेट कैसे करें, कोरिलेशन कैसे होम्योपैथी का और उसका कैसे होगा। तो उसके लिए हमको कुछ चीजें जाननी जरूरी हैं जो आपको बताई ऑलरेडी डॉक्टर कृष्णा ने काफी कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन हमको उन कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है। जो लग्न है हमारा, वो हमारा जीनोटाइप है। जीनोटाइप है, इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसी जीनोटाइप है, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एक चीज जीनोटाइप, कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो बेसिक नेचर है वो लग्न से पता चलता है। जो है लग्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर आप देखिए, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के बहुत तरीके हैं। जैसे आज हम लोगों के साथ अमित जी भी हैं, इन्होंने भी होम्योपैथी पे काफी मतलब कैसे कुंडली में क्या होम्योपैथी से उसको कैसे रिलेट करना है, धातु मूल जीव, कौन सी दवा देनी है पेशेंट को, उस पर उन्होंने काम किया है और हम लोगों ने उस चीज को फिर अप्लाई भी किया तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आए। तो हम लोग जो है अभी हम क्या करेंगे, बहुत डिटेल में जाके हम पहले सबसे पहले जो लोग नए नए होम्योपैथी सीख रहे हैं, एस्ट्रोहोम्योपैथी सीख रहे हैं, उन पे हम लोग फोकस करेंगे कि किस तरह से वो चीजों को और अच्छे से जान सकते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस है वो लग्न है, एसेंडेंट है, और ये उसके बारे में, उसकी बॉडी के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, अपीयरेंस, इसीलिए जो है ये जीनोटाइप आया, मतलब उसके सारे कुछ चीजों के बारे में बता देगा। जब आप लग्न को जानना सीख जाएंगे, लग्न को देखना सीख जाएंगे, तब फिर आपको पता चल जाएगा कि जैसे हमारे प्रिस्क्रिप्शन दो टाइप से होते हैं। आज जो मैं भाषा यूज करूंगा वो डॉक्टर प्रफुल्ल सर की है, क्योंकि प्रफुल्ल सर की वजह से ही मुझे आज होम्योपैथी में एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका मिला। तो वो बोलते थे कि प्रिस्क्रिप्शन हमारे दो टाइप के होंगे, एक जीनोटाइप, एक फिनोटाइप। डॉक्टर विजयकर सर कहते थे जब भी जेनेटिक म्यूटेशन हो चुका है तब वहां पे आपको जीनोटाइप प्रिस्क्रिप्शन फायदा नहीं करेगा, वहां पे फिनोटाइप प्रिस्क्रिप्शन फायदा करेगा। जैसे कैंसर का केस है, तो कैंसर के केस में आप लग्न पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तब आप जो भी 6th हाउस, 8th हाउस या जो भी विमसोत्री दशा चल रही है, जैसे डॉक्टर अमलेंदु ने भी आपको पढ़ाया
कि विषुवती दशा 120 साल की होती है और सभी प्लेनेट को उसके साल अलॉटेड किए गए हैं कि ये इतने साल की दशा रहेगी, इससे दशा रहेगी। जैसे शुक्र को 20 साल मिले हैं। तो कोई भी दशा जो चलती है तो दशा आपको ये बताती है कि क्या घटना घटने जा रही है, लेकिन वो घटना कब घटेगी, क्या पूरी 20 साल घटती रहेगी या कब घटेगी वो, और उसकी जो दशा भुक्ति अंतर से बोलते हैं, या उसको जो कुछ लोग बोलते हैं महादशा अंतर प्रत्यंतर, कुछ लोग बोलते हैं MAP। MAP का मतलब है महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। इस पे डॉक्टर कृष्णागिन आपको पढ़ाएंगे। आज हम ये फोकस करने की कोशिश करेंगे कैसे हम बीमारी या पेशेंट को कैसे हम कुंडली से देखना शुरू करें, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम कैसे इस चीज को पकड़ना सीखें। तो जो फर्स्ट हाउस है वो फर्स्ट हाउस आपकी लॉन्गेविटी को जानने के कई तरीके होते हैं, उसमें फर्स्ट हाउस का भी एक इन्वॉल्वमेंट है कि उसकी हेल्थ कैसी होगी और उसको कैसे, उसकी हेल्थ किस तरह की होगी या उसको किस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें एक टॉपिक है प्रश्न कुंडली, वहां पर भी लग्न का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। लग्न आपको काफी चीजें बताएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो फोकस है कि कैसे हम पेशेंट के बारे में उसके जानना शुरू करें। ठीक है, तो हम पहले, आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। जिन लोगों का छूट जाएगा उनको तो वीडियो मिल ही जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनालिटी ऑफ प्लेनेट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सूर्य की। तो ये इसको क्या कहते हैं, किंग। इसको कहते हैं, ये किंग है। इसकी जो राशि है वो कौन सी है, लियो। ठीक है, सूर्य किंग है, इसकी राशि है लियो। तो जो सन, अब देखो हम लोग अब होम्योपैथी वाला काम शुरू हो रहा है। जो अभी तक हम लोग जो पढ़ा उससे ज्यादा हम इम्पोर्टेंट देने जा रहे हैं। अब उसको हम किस तरह से होम्योपैथी से किस तरह कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सूर्य क्या है, सूर्य किंग है। तो अगर किंग है तो किंग में क्या मिलेगा आपको, एक ये मिलेगा ईगो, आपको डोमिनेंस मिलेगा। बिना डोमिनेंस के राजा राज्य नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी राजा हो, वो बिना डोमिनेंस के राज्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डोमिनेंस मिलेगा, लीडरशिप मिलेगी, फिर है डिजायर टू रूल। अब सन क्या दिखाएगा, मैनेजमेंट, क्योंकि चीजों को मैनेज भी करना रहता है। और जो जैसे राजा की जो पर्सनालिटी होगी, जैसे अब मान लो हम लोग ऐसे देखें कि इस समय सर आवाज नहीं आ रही आपकी। कृष्णा आवाज नहीं आ रही? आ गई सर, आ गई, अभी आ गई। अच्छा, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, मैनेजमेंट मिलेगा। और मैंने कई बार बताया, उसको फिर बता रहा हूं आपको। सूर्य क्या है, फादर है।
तो आपको फादर फिगर मिलेगा, फादर मिलेगा यहां से, और यहाँ पे जो उसका जो अपीयरेंस है, जैसे हम सिर्फ मेंटल की बात नहीं करें, फिजिकली क्या होता है, सूर्य क्या देगा, स्क्वायर बिल्ड देगा। तो वो फादर स्क्वायरिस होगा। जैसे अब देखो स्क्वायरिस का कैसे है कि जैसे एक राउंड फेस होता है, एक ट्रायंगुलर फेस होगा और स्क्वायरिस फेस होगा। तो जब विजयका सर हम लोगों को पढ़ाते थे तो वो बताते थे कि स्क्वायरिस फेस जो होता है वहां पे मेटेलिक प्रॉपर्टी मिलेगी, मेटेलिक क्वालिटी मिलेगी, और वहां पे स्ट्रांग पॉजिटिवनेस मिलेगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायरिस का मतलब है कि जहां पे बोन बहुत प्रोमिनेंट हो। सूर्य जो है बोन का कारक है, बोन का कारक है सूर्य। हार्ट, तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, और पृथ्वी के लिए हमेशा वो ऑन है। पृथ्वी घूमती है तो वो घूमने की वजह से कहीं दिन कहीं रात होते हैं। इसी तरह हमारा हार्ट जो है वो 24 आवर वर्क करता रहता है। तो बताया भी है अपने लेक्चर में भी कि हम अगर सूर्य से किसी मेडिसिन को रिलेट कर सकते हैं, अगर उसमें सूर्य की प्योर क्वालिटीज हैं, तो वो है ऑरम मेटेलिकम। ऑरम मेटेलिकम, ऑरम की जितनी भी पैथोलॉजी है वो आपको मिलेगी बोन पे, हार्ट पे। ऑरम इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिन जो इज रिलेटेड टू सन, प्लेनेट सन। इसीलिए देखो मैंने कई बार कहा कि जैसे हम लोग किसी भी भगवान की दवा निकाल नहीं सकते, लेकिन एक पढ़ने के लिए, याद करने के लिए कि भगवान राम जो है उनका जो वंश है वो सूर्य वंश है। और सूर्य वंश जो है उसमें कहा जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वहां पे जो भगवान राम जी ने जो अपना जो वो लिया, क्या नाम है, समाधि, जल समाधि ली। और क्या इसको आप जल समाधि को सोसाइटी बोल सकते हो या समझ सकते हो, सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं, इसको ऐसे मत समझो। तो यहाँ पे वहां पे क्या है कि स्ट्रॉन्ग करेक्टर और बहुत स्ट्रांग, मतलब आपको हाई मोरल्स मिलेंगे और बहुत ही स्ट्रांग करेक्टर। तो वो जो करेक्टर है वो ऑरम मेटेलिकम का है। ऑरम मेटेलिकम बहुत स्ट्रांग करेक्टर के होते हैं, और उनका जो है आपको इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको उनका कहाँ स्फीयर ऑफ एक्शन है, उस स्फीयर ऑफ एक्शन की वजह से वो क्या चीजें इफेक्ट करते हैं। जो जितना बता रहा हूँ ये आपको बहुत काम आएगा, बार बार काम आएगा, कि जितना मैं बता रहा हूँ ये आपको एग्जैक्टली ऐसे काम आना है। तो सूर्य की जो क्वालिटी है वो आपको जब आपने पेशेंट में देखी, अब यही सूर्य किस तरह के रिजल्ट देगा और किस तरह से ये आपको चीजों के बारे में इसको और समझने में हेल्प करता है, इस पर हम आगे बात कर रहे हैं। चलिए, डॉक्टर कृष्णा ने और डॉक्टर अमरिंदु जी ने बताया भी होगा सूर्य किस राशि में उच्च का होता है। ये जितनी चीजें पढ़ाई हैं उनको अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये आसान हो जाएगा। डॉक्टर नीरज अरोड़ा बता सकते हैं आप? हाँ जी। किसमें?
सूर्य किस राशि में उच्च का होगा? एरीज नहीं, अभी याद नहीं हुआ जी। हैं? एरीज में। ठीक, आपको नोट्स देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार आपको याद कर लेना है वो हमेशा। और नीच का कहाँ पे होगा डॉक्टर नीरज बताइए? नहीं भी अभी याद नहीं हुई जी मेरे को। देखो इसका सीधा सा नियम याद रख लो, आपको एक याद करना है, एक याद करना है मतलब वो उच्च का कहाँ पे होता है। ये बात समझ में आई नीरज जी? हाँ जी। कोई प्लेनेट जहां पे उच्च का होता है उसका कुछ याद कर लो, नीच याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। जैसे वो जहां पे, जैसे मान लो एरीज में उच्च का है तो एरीज के जस्ट सामने क्या होगा? लिब्रा होगा, लिब्रा में नीच का होगा। ठीक है जी। अब इसको देखो, ध्यान से देखो डॉक्टर, देखो सन जो है यहाँ पे उच्च का है, मून जो है टॉरस में उच्च का होता है, तो नीच कहाँ का होगा डॉक्टर साहब बताइए? 8 नंबर पे होगा। ठीक, सिंपल साइंस में कौन सी बहुत कठिन बात है? बुध यहाँ पे उच्च का है तो नीच कहाँ का होगा? 12 नंबर पे होगा। इसमें कौन सी कठिन काम है? जुपिटर यहाँ उच्च का है, 10 पे हो जाएगा नीच का। ठीक है। सैटर्न यहाँ उच्च का है, तो 1 नंबर पे होगा। ठीक। मार्स यहाँ उच्च का है, ये इसके सामने 4 नंबर पे। शुक्र यहाँ पे उच्च का है, ठीक, इस पे होगा 5 पे होगा या 6 पे होगा? हाँ 6 पे। 5 पे क्यों होगा? बहुत सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई याद करने की जरूरत हो ना है। ठीक है। इसमें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो जो प्लेनेट जहाँ पे एक जगह उच्च का होगा और एक जगह पे नीच का होगा, अपने से जस्ट अपोजिट साइन में जो साइन बैठा है उसमें वो नीच का हो जाएगा। डॉक्टर कृष्णा ने आपको डिटेल में पढ़ाया होगा कितने डिग्री का होगा तो तब होगा, उन्होंने बहुत अच्छे से चीज को पढ़ाया है। अगर आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तो काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी क्या कर रहे हैं कि मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि आज हम सूर्य पे बात कर रहे हैं, सूर्य पे, कि सूर्य कहाँ पे किस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, तो किस तरह से उसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ सूर्य पे है। मैंने कई बार आपको बताया है कि जो आपके जो भाव होते हैं वो फिक्स हैं। नीरज जी पता है कि नहीं पता है बात? हाँ जी, हाँ जी। भाव, ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है। ये भाव फिक्स हैं, ये बार बार चेंज नहीं होंगे, ये फिक्स हैं। राशि, इनमें राशि जो नंबर होते हैं वो चेंज होते हैं, राशि चेंज होती है, भाव फिक्स हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ कि आपकी राशि जो है वो चेंज होंगी, ठीक है। अब देखिए रश्मि जी आप आइए, रश्मि जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए आप। सर ये स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा मेरे। अच्छा,
कृष्णा स्क्रीन शो हो रही नहीं हो रही है? सिर्फ वो पहले हो रही नहीं? अब मैम आई कि नहीं आपके? नहीं अभी कुछ आ ही नहीं रही शुरुआत से ही? नहीं सर, एक जो आपने एक वो ड्राइंग बनाई थी हॉरोस्कोप की, बस एक वो ब्लैंक ड्राइंग है, उसमें और कुछ है नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब फिर आपका नेटवर्क ही गड़बड़ कर रहा है। नेटवर्क आप आ एक रहा बार है। रिज्वाइन करिए आप स्कूल। अच्छा ठीक। रिज्वाइन करिए फिर आइए। सुरभि अनम्यूट करो अपने आप को। देखो सूर्य के बारे में तुमको पता चला कि नहीं पता? पहले तो पता चला। सूर्य कहाँ पे होगा, कैसे होगा? उच्च का होगा। अब देखो सूर्य 12 भाव में बैठ सकता है, ठीक है? सूर्य 12 भाव में बैठ सकता है, ठीक है? बैठ सकता कि नहीं बैठ सकता है? बैठ सकते हैं। रश्मि मैम आपको आया कि नहीं आया अभी? सर मेरे में नहीं आ रहा है। कर्सर मूव करता हुआ दिख रहा है सर आपका। बाकी एक ड्राइंग है मतलब हॉरोस्कोप है, ब्लैंक है वो, उसमें अभी कुछ लिखा नहीं है आपने। नहीं इसका तो मैं आगे बहुत लिख चुका हूँ। सुरभि तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहे। रुको हम फिर से शेयर कर देते हैं। अब आई स्क्रीन आई? तो वही ड्राइंग है पहले आ गई। आप देखिए। नहीं पहली नहीं है। इसमें देखिए आ रहे सर, ब्लैंक है। हाँ आप लिखा, आपने एक लिखा है वो आ गया। हाँ ये देखिए जैसे सन कहाँ पे उच्च का होगा। आ गया। ठीक है ठीक। चलिए अब हम पहले आप ही से बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि सूर्य जो है वो किस भाव में बैठ सकता है, कितने भाव में बैठ सकता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? क्या चीज से मैं समझी नहीं। सूर्य जो है कोई कुंडली, जैसे आप कुंडली देखेंगे, डिफरेंट कुंडली देखेंगी आपको डिफरेंट कुंडली देखने को मिलेंगी। तो सूर्य के 12 भाव कुंडली में होते हैं ना जी। तो सूर्य के 12 पॉसिबिलिटीज होंगी, वो 12 भाव में बैठ सकता है कि नहीं? जी। अगर आप जैसे आप डिफरेंट कुंडली देखेंगी तो आपको डिफरेंट कुंडली में सूर्य अलग अलग भाव में बैठा हुआ मिलेगा, ठीक है? उसका भी एक फार्मूला है कि आपको कुंडली देख के आप बता सकते हो कि वो पर्सन दिन में पैदा हुआ है, रात में पैदा हुआ, वो आप कुंडली देख के बता सकते हो सिर्फ सूर्य की पोजीशन पे। उसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमको ये समझना है कि सूर्य जो है वो 12 भाव में बैठ सकता है। जैसे कभी यहाँ आपको मिलेगा, कभी आपको यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा बैठा हुआ, कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा। अब तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्रेशर दिख रहा है। सुरभि अपना ओपन करो माइक। समझ में आया सुरभि? तो क्या संभावना हुई? 12 संभावना हुई। जब सूर्य जो है, सूर्य 12 पॉसिबिलिटी हुई कि वो 12 भाव में बैठ सकता है। और ये सिर्फ सूर्य के लिए नहीं है, सभी प्लेनेट के लिए। नीरज जी ये समझ लो इसको कि ये सभी प्लेनेट के लिए है कि वो बैठ सकते हैं, ठीक है? तुम्हारा नाम बेटा आरके साहू, आरके पूरा क्या नाम तुम्हारा बताओ? क्या आरके? राकेश कुमार साहू बॉस। अच्छा राकेश बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जी समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम जैसे समझ में नहीं आएगा तो फायदा नहीं इसको पढ़ने का कोई। नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अनिल जी आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है। ठीक। तो यहाँ पे 12 संभावना है, 12 संभावनाएं हैं किसी भी प्लेनेट के जो है
किसी भी घर में बैठने के। ये 12 संभावना है। अब आप इसको एक एक समझो। देखो, अगर सूर्य लग्न में बैठा हो, ठीक है, अगर सूर्य लग्न में बैठा तो कैसा होगा? रश्मि जी बताइए। राकेश जी, वो माइंड में है, क्योंकि फर्स्ट लग्न जो माइंड का है, हाउस है, उसमें जो उसका माइंड जो है हमेशा रिस्पांसिबिलिटी क्रिएट करेगा। यस। अब देखो इसमें क्या होगा, उसको क्या चाहिए? सूर्य को चाहिए रेस्पेक्ट जी, हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। अब गुड और बैड, मतलब वो कहीं भी रहेगा अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, चाहे किसी भी घर में रहे। तो यहाँ पे रेस्पेक्ट चाहिए, एरोगेंसी बढ़ेगी, डोमिनेंसी बढ़ेगी, करेज बढ़ेगा, करेज, ठीक है जी। और उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। फिर भी समझ में आ रही बात बेटा? ठीक है। नीरज जी समझ में आ रही बात? हाँ जी, हाँ जी। रश्मि जी आपको समझ में आ रही है ना? जी 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 सर, बिल्कुल। तो अगर सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है तो वो उस पेशेंट में, उस पर्सन में एरोगेंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे है? सूर्य आ गया सर में। अब देखो सूर्य सर में आएगा तो उसकी क्वालिटी क्या है? हीट की क्वालिटी है। अब ऐसे लोगों को मैंने कई बार देखा है, ऐसे लोगों को आपको माइग्रेन बहुत मिलेगा। अगर वो अपने सूर्य को बैलेंस नहीं रख पाते हैं, कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो उनको माइग्रेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी सूर्य फर्स्ट हाउस में मिलेगा तो आपको क्या प्रेडिक्शन देना है कि पर्सन जो है ऐसा हो सकता है, एरोगेंट हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकता है, और इसको मतलब अपना काम के लिए बहुत ज्यादा समर्पित होगा, परफॉर्मेंस देने वाला पर्सन होगा, ठीक। अब सुरभि बताओ, सुरभि अपने को अनम्यूट करके बताओ, अगर सेकंड हाउस में है तो क्या होगा? सेकंड हाउस पर स्पीच का होता है सर। ठीक, स्पीच का होगा। और अब उसको जो रेस्पेक्ट चाहिए वो चाहिए अपनी फैमिली में, अपने, क्योंकि सेकंड हाउस है फैमिली का, सेकंड हाउस है वाणी का, ठीक है। अब अगर सूर्य पे कोई नेगेटिव इफेक्ट है तो उसकी, अगर मेल है तो उसकी दाहिनी आंख, और अगर फीमेल है उसकी बाईं आंख पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किसका चार्ट देख रहे हो, मेल का देख रहे हो कि फीमेल का देख रहे हो। तो सेकंड हाउस है वाणी का, आपके फाइनेंस का। तो ऐसे इंसान को जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट से मिल सकता है, उसको जो धन का सोर्स है वो गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है। यस सर। नंबर 3, अगर वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, नीरज जी बताइए, थर्ड हाउस में अगर होगा तो क्या होगा उसमें? नहीं पता जी। थर्ड हाउस होता है सिबलिंग का। तो वो उसका जो बिहेवियर होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव है ना, इगोइस्टिक है, तो अपने सिबलिंग को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो सकता है। और थर्ड हाउस है करेज का, तो वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाएगा, उसका जो एग्रेशन बहुत हो जाएगा, ठीक है। राकेश शोल्डर से क्या रिलेशन है इसका? थर्ड हाउस क्या चीज? शोल्डर्स का भी बताया था पहले। हाँ, थर्ड हाउस शोल्डर भी है ना, ठीक है। आप आ जाते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस किसका है? चेस्ट, लंग्स, मदर। फोर्थ हाउस मदर है ना, तो कैसी मदर होगी? जैसे किसी की कुंडली में फोर्थ हाउस में सन बैठा है तो उस व्यक्ति की जो मदर होगी वो बहुत स्ट्रिक्ट हो सकती है, वो अपनी मदर को रोल मॉडल की तरह देखेगा, और उसकी जो घर मकान होगा वो बहुत ही चमकीला, मतलब ऐसी जगह पे होगा जो
जो दूर से दिखाई पड़ेगा, अरे वो देखो उनका मकान है, ठीक है। अगर यहाँ पे सूर्य बैठा होगा 5th हाउस में, 5th हाउस है लर्निंग का, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जो लर्निंग कैसी होगी, वो गवर्नमेंट, उसका जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। वहां पे आप, वहां पे अगर 5th हाउस लव का भी है, अगर लव के हाउस में अगर सन जाता है तो वहां पे ईगो क्लैश हो सकता है, ठीक है। छठा, यहाँ पे सन बैठेगा तो उस आदमी को, उसकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है और उसको कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि छठ, देखिए शुरुआत में ही मैंने बताया था कि 6, 8, 12 ये नेगेटिव हाउस हैं, ये नकारात्मक घर हैं। 1 और 5 और 9 ये बहुत अच्छे घर हैं, और ये जो 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र कहलाते हैं, और ये त्रिकोण कहलाता है, इसको बोलते हैं मूल त्रिकोण, और 1, 4, 7, 10 को बोलते हैं। तो इसका मतलब जो खराब घर कौन कौन से हुए, एक तो ये हो गया, छठा, 8वां और 12वां, ठीक है, छठा, 8वां, 12वां। अगर आपको इस तरह से, आप कहीं से भी इसको पढ़ो, इसको ढूंढो, आज आप जाके देखो कि सूर्य जो है, सूर्य अगर 7, 12 भावों में बैठेगा तो 12 भाव में किस तरह के फल करेगा, ठीक है। खाली हमको एक चीज नहीं याद करनी है, हमको उनके हर पहलू को ध्यान देना है। अब आप खुद देख लो, अगर किसी का सूर्य जो है 7th हाउस में होगा, 7th हाउस होता है वाइफ का, तो उसकी वाइफ कैसी होगी, स्वाभिमानी होगी, उसकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है। बात समझ में आई? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? सुरभि, राकेश, नीरज जी, नीरज जी समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब 9th हाउस में किसी का अगर सूर्य होगा तो कैसा होगा, क्योंकि 9th हाउस तो खुद फादर का है। 8th हाउस किसका है, 8th हाउस है आपके ऑब्स्टेकल्स का, मतलब आपका सूर्य आ गया ऑब्स्टेकल्स में आ गया, तो आप क्या करेंगे, अपने सम्मान को, अपनी चीजों को खुद परेशान हो जाएंगे कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, नेग्लेक्टेड फील करना शुरू कर देंगे। 10th हाउस में सूर्य क्या होगा, आपके कार्य क्षेत्र में आ गया, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ठीक है। 11th में आ गया कि जो आपके जो फ्रेंड्स होंगे बहुत पावरफुल होंगे, क्योंकि 11th हाउस है पावर का, ठीक है। और यहाँ पे जगह 12th हाउस में भी आता है, तो मैंने बताया 12th हाउस भी खराब है, तो राइट, जो 2nd हाउस है वो राइट आई का है, और जो 12th हाउस है लेफ्ट आई का है। तो मेल के केस में लेफ्ट आई खराब होगी और फीमेल के केस में राइट आई खराब होगी। ये डॉक्टर कृष्णा ने आपको पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया है तो इसको मैं बता दे रहा हूँ कि जो 2nd हाउस होता है वो राइट आई का है, और जो 12th हाउस है वो लेफ्ट आई का, ये राइट आई का है और ये लेफ्ट आई का है। तो सूर्य जो है अलग अलग घरों में बैठ के अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। जहां तक तो कोई डाउट हो तो इस पे पहले बात कर लो। पहले 11th हाउस पावर का होता है, तो मतलब इससे क्या इफेक्ट आएगा? हाँ, उसको गेन मिलेगा ना, पावरफुल हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है। आप देखो, आपके जो है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सूर्य पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सूर्य के क्या गुण हैं, सूर्य को किस तरह से हम लोग देखते हैं, और सूर्य से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहां तक तो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस सर, बताओ। यस समझ सर। गई जी। इससे क्या फायदा होगा? मान लो तुम सूर्य को देख के तुमने क्या क्या निकाल सकते हो, जैसे क्या समझ सकते हो किसी पेशेंट के बारे में?
उसका सर नेचर पता चल सकता है हमें सूर्य से? उसका नेचर हम जान सकते हैं, कई बार हम बीमारियों के बारे में भी जान सकते हैं कि क्या बीमारी हो सकती है उसको। अब इसको आप ऐसे अब इसको जो बताना चाह रहा हूँ वो और इम्पोर्टेंट चीज है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसको ऐसे समझो कि सूर्य अगर 159 में बैठेगा, सूर्य 14710 में बैठेगा और सूर्य 6812 में बैठेगा, ठीक है, और सूर्य मेलेफिक के साथ बैठेगा तो अंतर आने लगेंगे, ठीक है। कैसे अंतर आने लगेगा इस पे आप समझिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब आप मुझे आंसर करिए कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है? बताइए राकेश जी। वो सात्विक, राजसिक और तामसिक तो पढ़े थे, अभी इसको नहीं पढ़े थे। ठीक है, अब जैसे आप इसको समझो ऐसे कि एक, जैसे मान लो सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य को मैंने बताया कि सूर्य में एक सूर्य कैसे है कि सूर्य को क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, सूर्य को क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए। आप वो बोर्ड दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? यस, दिख रहा है। दिख रहा है ना, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दिखाई पड़ रहा है? दिख रहा है। आप लोगों से मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, जो क्वेश्चन ना समझ में आए ग्रुप पे, जैसे आप लेक्चर सुनने के बाद आप ग्रुप पे पूछ सकते हो आराम से। जब आप पूछोगे तभी आपकी झिझक खुलेगी, क्योंकि मेन उद्देश्य है कि जितना अच्छा आप सीखेंगे तभी वो आगे चीजों को आप बढ़ा पाएंगे। देखिए मान लो एक कुंडली है, वो सिंह लग्न की है, 5 6। वो ड्रग गायब हो गया है, आ नहीं रहा, नहीं, रुको रुको रुको, नहीं दिखाई पड़ रहा, रुको दे रहे थे। अब अभी नहीं है, आ गया हाँ ठीक ठीक।
ठीक है। अब सबसे पहले सुरभि ये बताओ, जो सबसे पहली कुंडली है, एक कुंडली है, इसलिए मैं पेन चला रहा हूँ। इस कुंडली में सूर्य की कैसी स्थिति है? अच्छी बेनिफिट है सर। बेनिफिक है ना। तो यहाँ पे जो सूर्य है वो सात्विक गुणों के साथ है, क्योंकि वो बेनिफिक है। सबसे अच्छी बात है कि उच्च का है, बेनिफिक है, और वो त्रिकोण में है। मैंने बार बार बताया कि देखो त्रिकोण समझना, ये घर है 1, 5 और 9। 1, 5, 9 मतलब ये पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इसको त्रिकोण बोलते हैं। त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। त्रिकोण के स्वामी बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। कारण क्या है? हम पैदा हुए, ठीक है, हम पैदा हुए और हमारी जो संतान है वो हमारा 5th हाउस है। इसको समझो, ध्यान से सुनो। और 9th हाउस है मेरे फादर। इसका मतलब है कि जो मेरा जन्म हुआ मेरे फादर के लिए हुआ, मतलब 9th हाउस से हुआ, मेरा जन्म हुआ, और मुझसे मेरा फ्यूचर आ रहा है। तो आपको देखो 159 में क्या है? आपका भविष्य भी है, आप हैं, और आपका भूतकाल, तीनों चीजें उसमें है। बात समझ में आई? आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है, भाई आपकी पढ़ाई कैसी होनी है, ये सब हम देखते हैं 5th हाउस से। 9th हाउस आपको दिखाता है आपके फादर के बारे में, पिताजी के बारे में। तो हमारे फादर कैसे हैं वो हम देखते हैं 9th हाउस से। तो इसीलिए ये त्रिकोण है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज जी अब आइए बी कुंडली में। बी कुंडली में यहाँ पे सूर्य की क्या स्थिति है? इसमें तो सही नहीं होगा। क्यों? 8th हाउस बताया गया ना बीमारियों के लिए। नहीं नहीं, बी कुंडली में, बी कुंडली देखो, ये बी 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 बी, ये अच्छा ऊपर वाली, ठीक। हाँ। अरे हम सिखा देंगे, जबरदस्ती डंडा मार मार के सिखा देंगे। तो सिखाएंगे। ठीक है, तो लेंगे। नहीं पता है। अभी मैंने बताया था कि सूर्य जो है 1 नंबर में उच्च का होता है और 7 साइज में नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे नीच का हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे जो सूर्य है वो आपको तमोगुण देगा, यहाँ बीच का नहीं है, यहाँ पे तमोगुण देगा, तमोगुण। ठीक है। अब आ जाइए राकेश। राकेश बताओ, जो C नंबर कुंडली है इसमें सूर्य कैसा है? ये घर तो बीमारी का घर है बॉस। हाँ। तो इसमें सूर्य नीच उसमें होगा। हाँ, तो इसमें सूर्य तमोगुणी हो जाएगा जी। तो उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, जो वहां पे तमोगुण देगा। ठीक है। अब आ जाओ रश्मि जी, आप आइए डी नंबर कुंडली देखिए। डी नंबर कुंडली में सूर्य कहाँ पे है और कैसे रिजल्ट देगा वो? ये भी मैलेफिक है। कैसे? चौथे घर में है ये। अच्छा हाँ। ये 4th हाउस में है सर। हाँ। और यहाँ पे खराब नहीं है वो। कारण क्या है कि 1, 4, 7, 10 मैंने अभी बताया था कि ये घर होता है, ये 1, 4, 7, 10, इसको केंद्र बोलते हैं। केंद्र में कोई भी ग्रह होगा वो खराब नहीं होता है। इस कंडीशन में जो भी प्लेनेट होंगे वो खराब नहीं होंगे। ये इसको केंद्र बोलते हैं। 1, 4, 7 और 10, इसमें कोई भी प्लेनेट खराब नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि केंद्र में है वो। तो यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य किसके साइन में है? मंगल के साइन में। और मैंने उस दिन बताया भी था कि सूर्य, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा ये चारों आपस में क्या हैं? दोस्त हैं। तो वो दोस्त के घर में है, दोस्त घर में खराब नहीं है। लेकिन यहाँ पे मंगल के गुण लेने से उसमें अंदर रजोगुण आएंगे, क्योंकि जो मंगल खुद क्या है? मंगल बेनिफिक नहीं है, ठीक है, मेलिफिक है। तो है भले दोस्त, लेकिन मेलिफिक है। जैसे क्या हुआ, कर्ण जो थे वो बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन दुर्योधन के दोस्त थे, तो वो सात्विक नहीं रह गए, उनके अंदर भी रजोगुण आ गए। तो जबकि सूर्य पुत्र थे, लेकिन रजोगुणी हो गए, क्योंकि वो राजसी उसमें हो गए। और जबकि देखो राजा के पुत्र थे पांडव, लेकिन वो सत्य, उनको वनवास मिला, उन्होंने रूखा सूखा खाया, मेहनत की, तो वो रजोगुणी से सत्वगुणी हो गए। तो जो सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, तमोगुणी मतलब है जो, अब यहाँ पे जो सी नंबर कुंडली है और बी नंबर कुंडली है, वहां पे सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। तो मैं सूर्य हूं, मुझे चाहिए सम्मान। अब मुझे सम्मान किसी तरीके से भी चाहिए। एक है कि मैं अपने अच्छे कामों से सम्मान कराऊं, जैसे एक फिल्म आई थी की, तो सनी देओल कहता है कि लोग मुझे कितना सम्मान करते हैं, तो हीरोइन कहती है तुमको सम्मान नहीं करते, डरते हैं। तो एक अच्छे इंसान को भी लोग सम्मान करते हैं, बुरे को डर से सम्मान करते हैं। तो यहाँ पे जो रिस्पेक्ट है, जैसे आप ये समझ लो कि जो ए नंबर की कुंडली है वो ऑरा मेटेलिकम की है, वहां पे तत्व गुण है, ठीक है। और जो बी नंबर कुंडली है वो, क्योंकि उसको बाय हुक एंड क्रुक चाहिए, तो वो क्या हो सकता है, वो लाइकोपोडियम हो सकता है कि उसको किसी तरह सम्मान चाहिए। तो वो सम्मान आपको डरा के, धमका के, नीच का है, कुछ न कुछ ऐसा करके करे। और ये जो कुंडली है जहाँ पे मैंने कहा रजोगुणी है, यहाँ भी सम्मान चाहिए। तो ये सम्मान कैसा है? रजोगुण में क्या है? दिखावा है। जैसे प्लेटियम, प्लेटिना, यहाँ पे दिखावा है, सुंदरता का, हर चीज का दिखावा है। तो इस तरह से आप सूर्य को देख के उसकी, जब भी आप सूर्य से एनालिसिस क्या करनी है? सूर्य से आपको एनालिसिस करनी है कि जो सामने मेरे पेशेंट आया है उसकी जो सेल्फ स्टीम है या ईगो है वो किस तरह का है, उसका ईगो, उसकी सेल्फ स्टीम किस तरह की है। ये हमारे लिए, हम जब भी किसी, जैसे मैंने हर बार बताया है, आज भी बता रहा हूं कि जब आप चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा को देख के आप उसके मन को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और ये जो सूर्य है, सूर्य आपको देख के आपको उसके ईगो को एनालिसिस करना है। अब हम लोग एक कुंडली लेने जा रहे हैं, एक पेशेंट की कुंडली मेरे पास आई है, उसके बारे में एनालिसिस करनी है। छोटी बच्ची है, तो उसको देखिए कि क्या दवा दी जा सकती है। तो हमारा नेक्स्ट जो है उसमें जितने लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब लोग आए और अपने राय दें, ठीक है। तो हमारे पास 1-2 लोग तो हम ही हो गए, कृष्णा और आप लोग बचे 3, तो 5 लोग, ठीक है। आज का क्लास आप लोगों को सिर्फ इसलिए है कि जो लोग भी आए हैं, जैसे भी आए हैं, वो जो प्योर लर्निंग है, अभी तक जो आपने थ्योरी पढ़ी वो सब पढ़ी, अब आप जो पढ़ेंगे वो प्योर लर्निंग है। किसी को समझने में दिक्कत हो पूछ लीजिए आप। हमको सूर्य से उस पेशेंट की सेल्फ स्टीम के या ईगो के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सर अगर सूर्य 8th हाउस में बैठा है तो फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। मंगल के साथ हाउस में, 8th हाउस में, 8th हाउस में भी, 8th हाउस में भी निगेटिव हो गया ना, मंगल की वजह से।
एक कुंडली में लगाने जा रहा हूँ। कुंडली है 12 दिसंबर 2021 की, 12 दिसंबर सन 2021, और टाइम है इसका सुबह 4:34। बर्थ प्लेस है नोएडा, और बच्चा है 1 साल 2 महीने का, लड़की है आर्या। आर्या कुंडली सामने आ गई। दिख रही कि नहीं? सर थोड़ा एनलार्ज करिए सर। इसको आपको मैं भेज दूंगा, इससे बड़ी नहीं हो रही, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में चल रही ना, सॉफ्टवेयर इलाज करने के वो नहीं करता है। तो ये जो है इसमें किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं बनाऊं फिर इसको फिर। छोटा छोटा दिख रहा है। दिख रहा है। तो ये कुंडली क्या है बताइए, एक लोग कोई बताइए। ये हमने आज जो पढ़ा वही बताओ, इसमें क्या है। सेकेंड हाउस में सन है। सन है और मार्स है, केतु है। तो यहाँ पे जो सूर्य है, अगर हम उससे उसकी क्वालिटी देखें तो सूर्य कहाँ बैठा है? फैमिली के हाउस में बैठा है, एक बात। दूसरा, सूर्य जो है आपका बैठा है वृश्चिक में, और सूर्य नीच के कहाँ होता है? तुला में। तो आप इसको ये देखो ना कि तुला और तुला के बगल में वृश्चिक, तो ये अपने घर, अपने मित्र के घर में है। लेकिन वहां पे कौन कौन है? मित्र खुद है मंगल और केतु, सूर्य और केतु। केतु मित्र नहीं है, ठीक है। अब ये बच्चा है, इस बच्चे का अब आप कुंडली खुद देखो। इस कुंडली को अगर हम 2 हाफ में डिवाइड करते हैं तो सारे प्लेनेट राइट साइड में है। तो डॉक्टर कृष्णा ने आपको बताया होगा कि मेल अगर है तो ये राइट साइड होगी, फीमेल है तो पलट जाएगी। तो यहाँ पे सन, मार्स, केतु, मरकरी, वीनस, सैटर्न, जुपिटर और यहाँ पे मून बैठा है। इस कुंडली को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, आप लोग, सुरभि दिख रही कि नहीं दिख रही बेटा? जी सर दिख रही है। राकेश देख रहा लेकिन पढ़ना नहीं आ रहा। रुको, इसको बना ही देता हूँ, रुक जाओ। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। चला स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर ले रहा वहां पे। यही करता हूँ। चलिए,
देखिए चार्ट आ गया सामने, चार्ट सामने आ गया जी आ गया। यस। इसमें क्या गड़बड़ क्या है चार्ट में, देखो इस चार्ट में क्या गड़बड़ किया है मैंने। राहु किधर है जी? तो राहु कहाँ होगा? राहु होगा यहाँ लास्ट में 2 या 3 नंबर पे होगा। एक नंबर बताओ कौन सा होगा किसको? केतु के उलट होगा ये, केतु के उलट होगा ना, 3 नंबर कहाँ चला जाएगा? तो हमेशा यहाँ होगा। राहु और केतु हमेशा आपको 180 डिग्री पे मिलेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, विजयकर सर ने पढ़ाया था, ये बात है वैदिक कुंडली की, लेकिन मैं उन्होंने क्या पढ़ाया था वो बताऊंगा। वैदिक ज्योतिष कहती है कि अगर आपके जितने भी प्लेनेट हैं वो राहु और केतु के एक्सिस में यहाँ पर एक तरफ हो जाए, मान लो एक पासे या इस पासे हो जाए, इस पासे, तो वहां पे एक दोष बनता है, उसको बोलते हैं काल सर्प दोष। और विजयकर सर ने बोला था कि वहां पे आपको जो मेडिसिन इंडिकेट करेगी वो कोई स्नेक मेडिसिन इंडिकेट करेगी। कौन मेडिसिन इंडिकेट करेगी? स्नेक, ठीक। अब हम लोग वापस आते हैं अपने चार्ट पे। अब देखो इसमें सारे प्लैनेट क्या है, राहु केतु एक्सिस पे फंसे हुए हैं, ठीक। इसकी लग्न क्या है? तुला लग्न है, और सेकंड हाउस में सूर्य है अपने मित्र मार्स के साथ, लेकिन केतु उसका शत्रु है वहां पे। उसके जस्ट बाद मरकरी है, उसके 4th हाउस में वीनस सैटर्न है, 5th हाउस में जुपिटर है, 7th हाउस में मून है, और 8th हाउस में आपका राहु है। मैं पढ़ा तो रहा हूँ क्लिनिक पे ही। ठीक। तो राहु यहाँ पे जो है, राहु जो है आपका 8th हाउस में, ठीक। तो अब आप इसको ऐसे देखो, अगर हम इसके ईगो की बात करें या हम उसकी बात करें, तो यहाँ पे कोई बताए, सुरभि, राकेश, रश्मि मैम, कोई बताओ कि यहाँ पे सूर्य जो है उसको कैसे गुण देगा? रजोगुण देगा, तमोगुण की सत्वगुण देगा? रजोगुण देगा। क्यों? क्योंकि सेकंड कुटुंब में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस। देखो ना, वो 159 में है, ऐसे इसको बताओ कैसे कि वो त्रिकोण में भी नहीं है, ठीक, ना वो केंद्र में है, और ना वो उच्चता है, ठीक है। अभी वहां पे क्या है कि ना वो बहुत ही बैड माहौल में, ना बहुत गुड माहौल में है, तो बीच का है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है
वो अपनी वाणी से अपनी, अच्छा देखो हमारा सेकंड भाव क्या हो गया, आवाज का। एक कहा जाता है उसको, इसको ध्यान सुनना कि कुजवत केतु, कुजवत केतु का मतलब होता है जो केतु है वो मंगल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इस बच्चे के सेकंड हाउस में क्या है, एक प्लेनेट बैठा है वो है सूर्य, ठीक, और दूसरा प्लेनेट बैठा है मंगल। तो सूर्य की जो, सूर्य कैसा है, सूर्य हीट वाला है कि ठंडा है? हीट देगा, हीट, ठीक। और मंगल कैसा है, अगेन वो क्या करेगा, हीट है। तो ऐसे बच्चे को, जो बच्चा होगा उसको गर्म चीजें, गर्म खाना पसंद होगा, ठीक उसको, क्योंकि सेकंड हाउस आपके फूड का भी है, सेकंड हाउस आपके फूड का भी है, खाने का भी है। और इस कुंडली में बच्चा जो होगा वो उसका जो ईगो है वो ईगो डिमांड करेगा। और ये वो डिमांड कैसे करेगा, चाहे अपने लुक को लेके, चाहे अपनी बातों को लेके, ठीक है। लुक और डिमांड कहाँ से करेगा, मैंने पहले बताया था, अगर सेकंड हाउस में है तो उसको सम्मान, रेस्पेक्ट कहाँ चाहिए, अपने फैमिली मेंबर से, ठीक है, और उनको लेके प्रोटेक्टिव भी रहेगा और उनसे उनको सम्मान भी चाहिए होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या मेडिसिन आ सकती है बच्चे की, एक संभावना है कि क्योंकि कालसर्प दोष है तो आप लेगेसिस के बारे में सोच सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। दूसरा आप ये देखो कि जो लग्नेश है, लग्नेश कौन है, लग्नेश कौन है, लग्नेश इस कुंडली में लग्नेश कौन है, नीरज अरोड़ा। नाम नहीं याद जी, 7वीं राशि वाला। राशि है सर, लग्नेश क्या हुआ, शुक्र, लॉर्ड। हाँ, इसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस, शुक्र हुआ ना इसका। आप लोगों को बहुत सिंपल ये सीखनी, जैसे अब ये क्या है, तुला लग्न है, इसका जो लग्नेश हुआ शुक्र बैठा है 4th हाउस में। 4th हाउस में किसके साथ बैठा है, शनि महाराज के साथ बैठा है, ठीक है। शनि घर में है, 4th हाउस, मतलब 4th हाउस क्या होता है, होम, कंफर्ट। इसको कैसे चाहिए, कंफर्ट। इसका मतलब है इस पेशेंट को अगर हम जब एनालिसिस करना सीखेंगे, अभी तो हमने आज पहला स्टेप बताया है, तो 4th हाउस कैसा है, वो पेशेंट, देखो आप हमेशा क्या चीज देखो, 3 चीजें देखो, चंद्रमा कहाँ है, सूर्य कहाँ है और लग्नेश कहाँ है। चंद्रमा आपकी सोच को बताता है कि आप हमेशा किसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि छोटी बच्ची है तो 7th हाउस होता है पार्टनर के बारे में सोचना, ठीक है। पार्टनर मतलब वो पार्टनर फ्रेंड हो सकता है, दोस्त हो सकता है, अभी बहुत छोटी है वो। 4th हाउस आपका है कंफर्ट, 2nd हाउस आत्मा आपके कहाँ है, आपकी परिवार के साथ है, फैमिली के साथ है। तो इसका मतलब एक ऐसी मेडिसिन है जो फैमिली ओरिएंटेड है, जिसको कंफर्ट चाहिए, ठीक है, और दूसरा उसको उसकी सोच क्या है, ठीक है। तो हम इतने 3 पॉइंट से एक मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। फिर आपने जो डॉक्टर कृष्णा ने पढ़ाया, डॉक्टर अमरिंदु ने पढ़ाया है, इसके 5th हाउस को देखो, इसका ब्रेन कैसा होगा, इसका ब्रेन डल होगा या शार्प होगा, शार्प होगा, क्योंकि जुपिटर बैठा है, गुरु। यस। अब देखा आज तुम्हारा जो है, जैसे राकेश तुम कितनी कौन सी क्लास कर रहे हो, ये तुम्हारी ज्योतिष की अब पहले से पढ़ते थे या पहली बार पढ़ना शुरू किया तुमने? पहली बार रोज पढ़ना चाहिए। तो देखो तुमको कोई बहुत कठिनाई हो रही क्या, नहीं हो रही। अगर बस आपको उन नोट्स को बार बार देखना है जो डॉक्टर कृष्णा ने पढ़ाए हैं, उसको बार बार सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5th हाउस में जुपिटर बैठा है। जुपिटर ज्ञान का कारक है और जुपिटर जो है उसकी बुद्धि को बढ़ाता है। तो ये बच्चा इंटेलेक्चुअल है, नंबर 1, ठीक है। और इसका लग्नेश कंफर्ट जोन में है। अगर ईगो की बात करें तो वो भी आपको पता चल रहा है किस तरह का है। तो ये बिल्कुल
ऑरम मेटेलिकम टाइप की मेडिसिन नहीं है। तो यहाँ पे क्या मेडिसिन हो सकती है, एक बार जब काल सर्प दोष आ गया तो आप आराम से सोच सकते हैं कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये कोई स्नेक मेडिसिन हो या इस तरह की मेडिसिन हो, और फिर हम मेडिसिन को बच्चे को दवा दे सकते हैं। तो ऐसी दवा चाहिए जो इंटेलेक्चुअल हो, ऐसी दवा चाहिए जो जिसकी वाणी में दो 3 प्लैनेट ऐसे आ गए जो बहुत रहे। जैसे मंगल क्या है, मंगल बहुत ही लाउड है, सूर्य भी क्या है, लाउड है, केतु उसी तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसा बच्चा है जो जिसकी जो वाणी होगी बहुत डोमिनेटिंग होगी, क्योंकि सूर्य खुद डोमिनेटिंग है और मंगल एग्रेशन की, तो एग्रेसिव स्पीच होगी। उसकी जो बोलने का तरीका होगा, जैसे ऐसे कर दो, ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो आप पहले ग्रहों के आप भावों को सीखें, राशियों को देखें। मैं बार बार कहूंगा जो डॉक्टर कृष्णा ने पढ़ाया है उसको एक बार बार देखो, फिर आप सीखना शुरू करोगे। तो आज हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया है। अब इस तरह से हम लोग जब बार बार चार्ट पढ़ेंगे तो 2-3 महीने लगेगा आपको। अगर सही से आप पढ़ोगे तो 2 महीने में आप खुद देख के बताने लग जाओगे इसमें क्या क्वालिटी होगी और क्या दवाएं निकल के आएंगी। ठीक है, तो आज तक बस यहीं तक, सुनाए और बात करते हैं। थैंक यू बस। इसमें रेमेडी क्या निकल सकती है? इसमें मैं बताया ना कि स्नेक हो सकता है, ठीक है, स्नेक मेडिसिन हो सकती है नंबर 1। स्नेक मेडिसिन के बाद मैंने क्या बताया कि इसमें कोई मेडिसिन ऐसी हो सकती है जिसको हॉट फूड डिजायर हो, लाइकोपोडियम हो सकती है, ठीक है, उसको लाइकोपोडियम में क्या है, मैंने बताया तमोगुण भी है, लेकिन रजोगुणी भी लाइकोपोडियम हो सकती है, ठीक है। तो लाइकोपोडियम हो सकती है, लेकिन अगर हमको देना होगा, मुझे खुद देना होगा, तो पहले मैं स्नेक पे ही जाऊंगा, ठीक। सर इसमें केतु का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है मार्स और सन पे? हाँ पढ़ तो रहा, मैं बोल तो रहा हूँ, क्योंकि केतु क्या कर रहा है, कुजवत केतु, वो वाणी को और तेज कर दे रहा है ना। अच्छा, केतु काटता है ना, काटना, तो मतलब हम आपको जब इसकी जो वाणी होगी, एक तो उसमें सूर्य आ गया, तो सूर्य वैसे भी कैसे खरी वाणी हो गई ना, खरी वाणी। मंगल आ गया, अग्रेसिव हो गई। अब हम आपसे सीधे, जैसे किसी से भी हम सीधे बोलेंगे, अरे बेवकूफ हो तुम यार, जी बेवकूफ हो, तो हमने उसको तो हर्ट कर दिया ना, वो ऐसे बोल के, क्योंकि उसमें सब जो केतु काटता है तो उसकी वाणी से लोग कटेंगे, मतलब अरे यार ये इसने तो बहुत अजीब तरीके से, तो मतलब डिटैचमेंट कहीं ना कहीं होगा। आप खुद देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे चंद्रमा होता तो वो कैसे प्यार से बोलता, या शुक्र होता तो प्यार से बोलता। वहां पे सारे प्लैनेट ऐसे हैं जो एग्रेसिव हैं, उसकी वाणी प्यार से हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे। आपको यही देखना है ना, मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ, अब मेन तो शुरू अभी हुआ है ना आपका। सर अगर सन 7वें घर में है तो क्या होगा? सन अगर 7वें घर में है तो वो वहां पे आपके, जैसे मैंने बताया ना, आपका हस्बैंड या जो वो है, वो सूर्य क्या करता है, सूर्य से बहुत चीजें पता चलती है। सूर्य से पता चलता है मेडिसिन के फील्ड है, सूर्य गवर्नमेंट को दिखाता है, सूर्य दिखाता है कि हस्बैंड या पार्टनर जो होगा बहुत डोमिनेटिंग होगा, ठीक है, इगोइस्टिक होगा। सूर्य ईगो है ना, ईगो जरूर आएगा। मतलब जिसकी कुंडली में 7वें घर में सूर्य है, इसका मतलब उसका पार्टनर ज्यादा इगोइस्टिक होगा। इगोइस्टिक होगा, उसको ईगो बहुत होगा। ठीक है सर, थैंक यू। बॉस ये गुण नहीं समझ में आया, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, बॉस इसको एक्सप्लेन फिर से कर दीजिए। इसको देखो, सतोगुण को ऐसे समझो कि जैसे हमको मेडिसिन पकड़नी है ना, कि अगर हम सूर्य को अगर देखेंगे तो सूर्य से क्या मेडिसिन सतोगुणी कैसे हो सकती है। सतोगुणी का मतलब सीधा संपर्क समझो यार, कि इसको आप ऐसे कर दो, सोरा सतोगुण है, साइकोसिस रजोगुण है, और जो तमोगुण है वो सिफिलिस है, ठीक। तो जो सोरा है उसमें प्योरिटी है, मतलब वो कुछ बनावट नहीं, छिपावट नहीं है, जो जैसा है वैसे ही है, ठीक है। और साइकोसिस में है, जैसे मैंने कहा ना कि अगर सूर्य ऐसा होगा जो अपनी तारीफ चाहेगा, मतलब मेकअप करके, जैसे पैलेडियम के साथ क्या है कि उसको मेकअप करके चाहिए, मतलब वो रजोगुण में आ रही ना, किसी का नुकसान नहीं कर रही उसके लिए। और तमोगुण में क्या है कि मुझे जबरदस्ती धमका के, डरा के, जैसे टंटुला है, या धमकी दे के मुझे सम्मान दो ही, तो वहां तमोगुण है। जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं उनको भी सम्मान चाहिए होता है। अच्छा ये बता दो,
सम्मान किसको नहीं चाहिए होता बताओ? है तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए? सम्मान सभी को चाहिए बस। ठीक है, तो वो सम्मान कुछ लोग उसको बोलते हैं, तो कुछ लोग उसको कमाते हैं, कुछ लोग उसको छीनने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से मिल जाए। बात समझ लो ना। जैसे कोई कहेगा हम वहां गए, हमको पानी नहीं पूछे, वो बेइज्जती कर दिए, बोलते। इसीलिए मैंने क्या बोला कि जब भी सूर्य क्या हड्डी का कारक है, अब इसको हैमर थ्योरी जोड़ दो। हैमर थ्योरी कहती है जब भी आपकी बेइज्जती होगी आपकी हड्डी जाएगी। लो फिर मतलब जितनी भी साइंस है वो सब आपस में फिर मिलजुल के आ जाती है।